हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे, क्योंकि अब हमारा पेपर जो है बहुत जल्दी, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें हम क्या तरीके अपनाएं कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दिन रात पढ़ते जा रहे हैं तो क्या खाली आपका पढ़ने से हो जाएगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि 60 से लगभग 60 से 70% ऐसे होते हैं जिन्हें आप पढ़ाई की बेस पे कर सकते हैं। बाकी में आपको कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स, कॉमन सेंस लगाना होता है, तभी जाके आपका जो पेपर है वो क्लियर होता है। उससे ऊपर को सभी ऐसे करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो 100% करके आया कि मेरे तो 100 के 100 सही हैं और मेरा हो गया। तो ऐसा किसी का नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं। और यही अंतर होता है एक जिसका एग्ज़ाम हो रहा है और जिसका नहीं हो रहा है। पढ़ाई दोनों ने करी होगी, लेकिन एक एक ने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया, एलिमिनेशन का ट्रिक का प्रयोग किया और उसने क्लियर कर लिया। और कट ऑफ से ऊपर ही रहता है वो 10-12 नंबर। तो आज बताते हैं कैसे मैंने अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर किया हुआ है एलिमिनेशन ट्रिक का प्रयोग करके। क्या क्या मैं लास्ट टाइम पे करती हूँ। तो आप डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, डेली एक पेपर। जितनी ज़्यादा टेस्ट मत लगाइए, अब सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। जितनी ज़्यादा आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीज़ों को, उन प्रश्नों को देखेंगे, आपके माइंड में वही चीज़ें बनती जाएंगी कि कैसा पेपर आता है, कैसा पैटर्न रहता है। क्योंकि टेस्ट का लेवल अलग होता है और आयोग के हमारे प्रश्न पूछने का अलग तरीका है। तो अगर आप पीवाईक्यू को सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई आपको इसमें कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके मैं बता भी सकते हैं क्या कमी रह गई, ताकि आगे सुधार करें। और अगली क्लास तभी आएगी अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब हमारा ये प्रश्न है, प्राचीन व्यापार के संबंध में बताइए। तो प्राचीन व्यापार, तो इसके जो स्टेटमेंट हैं वो हैं, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। किसके? तो नदी बंदरगाह के। हो सकता है मिलते हो, हम तो यही मानते हैं कि हमें नहीं पता है, हो सकता है मिलते हो। और वहां पर सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो वहां पे जो थे ना, सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो जब बड़े गोदाम थे तो बंदरगाह ऑब्वियसली मिलेंगे ही नदी किनारे, क्योंकि सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए बंदरगाह का यूज किया जाएगा। तो मिलेंगे ही। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, सकारात्मक हैं, इनमें कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं। इसका बंदरगाह मिलते थे तो क्यों मिलते थे? क्योंकि सामान और यातायात के बड़े गोदाम भी मिले हैं। तो इस बात से तो ऑब्वियसली दोनों सही हो जाएंगे। तो फिर तो सही होने ही है। तो यही तरीके हैं कि हर प्रश्न हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है, और ये बहुत आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है अगर हम बार बार पढ़ के ही किसी प्रश्न को देख लें। 2-3 बार अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो भी हमारा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा बहरम खां के बारे में। तो बहरम खां के बारे में, अकबर ने बहरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। हो सकता है दी हो, खाने खाना की उपाधि। यह जो उपाधि थी साम्राज्य के वजीर के रूप में बहरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो पहली बात तो इसमें नहीं आ गया निगेटिविटी, क्योंकि और कब दी गई थी? तो क्या ऐसी थोड़ी ना किसी को भी उठा के दी जा सकती है, कोई तो वजह रही होगी। खाने खाना की उपाधि अकबर ने बहरम खां को दी है, तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा कि कब दी। कोई ऐसा पद मिला होगा उसको, कुछ तो बनाया गया होगा, तभी तो दी गई होगी। तो वजीर के रूप में दी गई होगी ना। अगर वो वजीर बना तो वजीर जब बनाया गया होगा तभी तो दी गई होगी। ये थोड़ी ना है कि कभी भी वजीर के टाइम नहीं दी जाएगी, बिना किसी पद के दी जाएगी।
तो जब कोई किसी पद पे बनाया जाता है तभी तो, या कुछ उसने कुछ अच्छा काम किया होता है तभी तो कोई उपाधि दी जाती है। तो एक सही हो गया। और इसमें दूसरा लॉजिक होता है, ये जहां से प्रश्न उठाया गया होगा तो किताब से लिया गया होगा, तो किताब में ये पॉइंट तो सिर्फ ये 2 पॉइंट तो होंगे नहीं, पूरा एक पेज दिया होगा, पूरा एक पैराग्राफ होगा, इसके बारे में पूरी कहानी होगी। तो जब ये वहां से उठाया गया होगा तो उसमें दिया गया होगा वजीर के रूप में बहराम खां को नियुक्ति के समय उपाधि दी गई, तो वहां से उठा के इसमें तोड़ मरोड़ के नहीं लगा के यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जिनमें ज्यादातर निगेटिविटी आ रही है, नहीं शब्द आ रहा है, तो वो अधिकांश से होता है कि अधिकांश से वो गलत होते हैं, यानी कि सभी गलत हो गए लेकिन अधिकांश से गलत होते हैं। 80% 85% में यही होता है कि वो गलत हों। 80 to 85% यही होता है। और दो ऑप्शन में, अगर दो ऑप्शन है और एक सकारात्मक है और एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादातर यही होता है कि वो सही हो, ज्यादातर चांस होते हैं उनके सही होने के। दो ऑप्शन अगर सकारात्मक है और एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। तो पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? पारिस्थितिकीय निकेत। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत को घेरती हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। अगर संसाधन पर्याप्त होंगे तो संख्या ऑब्वियसली बढ़ेगी, पता ही है। तो संख्या तो बढ़नी है, अगर आपके पास संसाधन पर्याप्त है तो बढ़ेगी। ठीक, ये भी ठीक हो गया। अब अगला देखते हैं, पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन भी पर्याप्त हैं, ठीक, और प्रजातियों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। कम कैसे हो सकती है अगर संसाधन पर्याप्त है? तो क्या पूछा था? नहीं पूछा था, तो यही होगा ना। अगला भी देख लेते हैं, चलो। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है? नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो हमारी किसमें सब, इसमें निगेटिविटी दिखाई जा रही है, यानी कि कमी दिखाई जा रही है, इसमें पॉजिटिविटी नहीं है इस वाक्य में। तो इसलिए यही हो जाएगा। और इसका रीजन, और ये चीजें एकदम से नहीं आएंगी कि आपने एक बार वीडियो को, इस वीडियो को कई कई बार देखें और प्रैक्टिस करें, बार बार प्रीवियस पेपर लें और उनकी प्रैक्टिस करें, उनमें देखें खुद से। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप खुद उन चीज़ों को ट्राई करें, पेपर्स में इनको ट्राई करें, लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, क्या मैंने जो बताया ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके प्रश्न इससे सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो आपको खुद को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि खुद के बिना कुछ नहीं है, किसी की वीडियो देख लेने से कभी कुछ नहीं होता। बस मैं आपको थोड़ा बता सकती हूँ, जो मैंने खुद ने किया हुआ है वही बता सकती हूँ। और प्लीज़ अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लें। और अगली क्लास मैं तभी लाऊंगी जब आप कहेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। पसंद आए तो बताएं। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो वैज्ञानिक जांच जो है वो व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ईमानदारी तो विज्ञान में ही क्या, हर क्षेत्र में ईमानदारी महत्वपूर्ण है। तो ईमानदारी तो विशेष रूप से हर क्षेत्र में ईमानदारी महत्वपूर्ण है। तो ईमानदारी तो हर क्षेत्र में, तो ये तो पॉजिटिव है, एक अच्छी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि ईमानदारी, तो ईमानदारी हर जगह जरूरी है, ऑनेस्टी तो वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो दूसरा सही हो रहा है, पहला व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, तो दोनों ही ठीक होंगे, क्योंकि इनमें कोई निगेटिविटी वाली चीज नहीं आई है, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट भी कर रहे हैं, तो सही ही होंगे। तो इसलिए ये दोनों सही हो गए। चलिए अब अगला देखते हैं। जस्टिस पार्टी के बारे में बताया गया, यहाँ पे जस्टिस पार्टी के बारे में दिए गए। तो जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध, उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तो ब्लेम लगाया गया था कांग्रेस पर, कहा गया था कि वह ब्राह्मण प्रभुत्व वाली है, ठीक है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए
वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे मोर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए किया था। तो गैर ब्राह्मणों के लिए हो सकता है किया हो। दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रही हैं। और मोर्ले मिंटो सुधार में भी तो यही किया गया था कि मुस्लिमों को प्रभुत्व नहीं मिल रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो उनको दिया जाए। तो ऐसे ही अगर इसमें ये कहा गया है कि गैर ब्राह्मणों को प्रभुत्व नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वैसे ही आवाज उठाई गई होगी। तो दोनों सही होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं। और इसमें बात वैसे ही कही गई है ना कि अगर विरोध क्या गैर ब्राह्मण को प्रभुत्व नहीं मिल रहा है तो फिर उसके लिए यही आवाज उठाई जाएगी ना कि उन मुसलमानों की तरह ही, क्योंकि वो भी सांप्रदायिक वाला प्रतिनिधित्व था। तो दोनों सही होंगे। लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रश्नों पर खुद को लगाएंगे इन ट्रिक को, तभी होंगे पेपर में। वरना वीडियो देखने से पेपर में नहीं होते हैं। यहाँ आपको लगेगा हो जाएंगे, लेकिन पेपर में कुछ समझ नहीं आएगा। वहां पे बैठ के ऐसा लग रहा होगा पता नहीं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। लगेगी ट्रिक कि नहीं लगेगी? ये तभी लगेगी जब आपने खूब प्रैक्टिस की होगी, आपको उस चीज की एक आदत बन गई होगी, आपके दिमाग में वो चीजें बैठ गई होंगी, आप देखते ही उस चीज को एकदम से पता कर ले। अब देखिए अगला देखते हैं। तो वर्क्स एंड प्रेजेंट्स पार्टी के बारे में बताया गया। वर्क्स एंड प्रेजेंट पार्टी का गठन जो है वो 1927 में हुआ था। इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। ठीक। और इस पार्टी का उद्देश्य तो कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ठीक है। तो इसमें पहले तो आप देखिए, डाटा वाली चीजें जिनमें डाटा दिया हो वो अधिकांश से गलत होती हैं। ज्यादा नहीं, मतलब सब गलत नहीं होंगी, लेकिन ज्यादातर अधिकांश से गलत होती हैं। और अगर किसी में डाटा ऐसे दिया गया कि वो दूसरे सेंटेंस को पूर्ण कर रहा है तो हो सकता है सही भी हो जाए। लेकिन ज्यादातर अगर कहीं पे कुछ ऐसी चीज पूछ ली कि किसी संगठन के बारे में पूछ लिया गया है, किसी संगठन क्या और किसी डाटा को दे दिया गया है, तो वो गलत होता है। तो इसी प्रकार इसमें पहला गलत हो जाएगा तो बचा दूसरा। दूसरा, पार्टी का उद्देश्य बताया गया है। और अगर किसी का उद्देश्य बताया जा रहा है, किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, किसी की चीज के गुण बताए जा रहे हैं, तो वो अधिकांश सही होता है, उसके चांस होते हैं कि वो सही हो। तो चलिए अब हम ना ये वाला प्रश्न देखते हैं। तो सहमति की आयु अधिनियम 1891। ये मुंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। तो ये थी चरमपंथी शाखा और वो थे अलग। ये दोनों में एकदम डिफरेंस है। तो ये एक दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते हैं। वो एक पारसी सुधारक थे। वो एक पारसी सुधारक में थे और ये एक चरमपंथी शाखा से थे। तो ये मतलब एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में। तो बाल गंगाधर तिलक बारी चरमपंथी शाखा को समर्थन नहीं कर सकती। चलिए फिर अगला देखते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल वृंजन हुआ तथा प्रवालों की सामुदायिक मृत्यु हो गई? तो प्रवालों की सामुदायिक मृत्यु हो गई। तो इसमें टिक लग रही है 2 ऑप्शन वाली, यानी कि 2 ऑप्शन सेम सेम से हैं, थोड़ा चेंज है, और 2 बिल्कुल अलग हैं। तो पहला है तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। फिर हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। और फिर है बाहरी सागरीय प्रदूषण। और अगला है हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। तो अब इनमें से दो ऑप्शन तो बिल्कुल अलग हैं। और फिर देख लीजिए बी और डी, इनमें से ही कोई सा होगा। तो क्या हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई या फिर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई? तो कमी वाले में भी कमी से नहीं हो सकता है। कमी से प्रलयकारी प्रवाल वृंजन, तो प्रवाल वृंजन हमने न्यूज में भी आया था, ये न्यूज में भी रहा हुआ है और इसे हमने पढ़ा है कि जो प्रवाल वृंजन होगा वो तापमान की वृद्धि से होगा, कमी से नहीं होगा। तो हम अपने ऑप्शन पे आ गए हैं। इससे हो गया हमारा 2 डिग्री सेल्सियस वाला ही सही होगा। इसमें कमी आ गई है, तो कमी से तो प्रवाल मृत्यु घटित नहीं होगी, प्रवाल व्यंजन नहीं होगा। तो प्रवाल की जो मृत्यु है वो बढ़ने से होगी तापमान के। तो यही सही हो गया।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस पे आइए। तो हिमालय अभी भी क्या हो रहा है? तो हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो पहले तो इसका कारण देखिए, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। हाँ, हो सकता है ऊंचा हो रहा हो, लेकिन किस कारण? तो टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा, तो जब दो प्लेटें टकराएंगी या तो गड्ढा होगा या फिर ऊंचा होगा, कुछ तो होगा। तो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, कारण भी इसका कनेक्ट कर रहा है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसका कारण भी आगे आगे इसका कारण भी बना दिया गया है। तो एक दूसरे को बिल्कुल पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। और इन चीज़ों की आप अपने PYQs करिए और उन पे इन चीज़ों को अप्लाई करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कह रही हूँ। इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में आपसे तभी होंगे। आपको लगेगा कि आप पेपर में कर लेंगे, लेकिन पेपर में तब तक नहीं होंगे जब तक आप इन्हें नहीं करेंगे। तो बोला है, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अगले, चावल उत्पादन में बिहार का योगदान, इसमें पूछा है योगदान बिहार का। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा। तो 2 में डाटा दिया गया है, 2 में पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश 2 दिया गया है। तो इसमें ये सबसे आपको आपने देखा होगा, किसी में क्षेत्रफल पूछा गया है, किसी में सीमा निर्धारण पूछा गया, लेकिन क्या किसी में चावल का योगदान पूछा गया? तो ये एकदम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आपको, एकदम डिफरेंट सा है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। तो कपास जो है वो मुख्यतः खरीफ फसल है। कैसी फसल है खरीफ? कपास। तो कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें पहले कपास को बताया गया कि कपास एक खरीफ फसल है, फिर उसमें उसकी क्वालिटियाँ बताई जा रही हैं, उसके गुण बताए जा रहे हैं। और ये मैंने पहले भी कहा है कि जब किसी चीज़ के बारे में उसके गुण बताए जाते हैं अगले स्टेटमेंट में, तो वो अधिकांश से चांस होंगे तो वो सही होगा, क्योंकि उसमें उसका कोई निगेटिविटी नहीं बताई जा रही है, कोई गलत नहीं बताया जा रहा है, उसमें उसकी क्वालिटियाँ बताई जा रही हैं। और जब क्वालिटी किसी चीज़ की बताई जा रही हो तो वो अधिकांश सही होगा। तो चलिए अगले पे चलते हैं। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। ठीक है, लाल मृदा सबसे बड़े दूसरे समूह को दर्शा रही है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व उत्तर दिशाओं से, जब एक दूसरे समूह को दर्शा रही है, दूसरे बड़े समूह को दर्शा रही है, तो लाल मृदा और काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में घेरे हुए है। तो हो सकता है क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र पे पाई जा रही है, तो वो काली मृदा को चारों तरफ से घेरे हुए हो सकता है ना, क्योंकि इसमें कोई निगेटिविटी नहीं दी गई है, एकदम पॉजिटिव बताया गया चीज़ को, और बताया गया कि वो उसको घेरे हुए है। तो जब एक इतने बड़े क्षेत्र पे कोई चीज़ पाई जा रही है, तो वो काली मृदा एक छोटे क्षेत्र पे पाई जा रही है, तो उसको घेरे हुए हो सकती है। लेकिन क्या इसमें इसका कारण बताया गया है? तो नहीं। आप लगाइए, क्योंकि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह को दर्शाती है, क्योंकि लाल मृदा काली मृदा को घेरे, ये तो इसका कारण नहीं है, तो व्याख्या सही नहीं होगी। तो ये भी सही हो गया। अब इससे आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है, कि आगे आपको क्लास चाहिए, कमेंट करके बताएं, तभी मैं अगली क्लास लाऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये पहुंच सके। ओके, इससे आगे अगली क्लास में